कार्बन सबसे ज्यादा मिलती है वो ओशियंस में मिलती है। याद रखना डीकंपोजर्स में आपके कुछ बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही वैरायटी के प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे प्लांट्स। 50% अवेलेबल है, लेकिन प्लांट को इतना लालच नहीं है। प्लांट उसमें से सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर करता है। जहां भी जिस भी रीजन में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर यानी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। हमारा फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। हेलो माय लवली किड्स, कैसे हो सब? मैं हूं आंचल रोहिला और आज मैं आई हूं इकोसिस्टम चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके। मुझे उम्मीद है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की कर रहे हैं या फिर और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशंस। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूँ, सो बेसिकली यहाँ पे भी 2 से 3 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं। एंड चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। Plant are called as dash because they fix carbon dioxide, autotrophs. Right? Plant autotrophs होते हैं, photosynthesis करते हैं, right? Fix carbon dioxide कब करते हैं? During photosynthesis. खाना बनाने के टाइम पर वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके शुगर बनाई जाती है। In an ecosystem dominated by trees, the pyramid of number is inverted. बेटा इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपका एक सपोज ट्री है, यहाँ पे बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। उस पे बैठी हैं 50 बर्ड्स और उन 50 बर्ड्स में बैठे हैं 100 पैरासाइट। ठीक है, बैठे हैं 100 पैरासाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है ये क्या है, आपका इन्वर्टेड है। थर्ड देखते हैं, इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर इज लाइट। पानी में लाइट की बेटा जितना डेप्थ में जाते रहेंगे उतना लाइट कम होती जाएगी, सबको पता है। कॉमन डेट्रीवोर इन अवर सिस्टम इज अर्थवॉर्म, सबको पता है अर्थवॉर्म। घरों में भी कभी देखा होगा, आपके घर में अगर गार्डन है तो खाद लाई जाती है जिसमें अर्थवॉर्म होते हैं, तो दे आर वेरी गुड फॉर डिकम्पोजिशन। एंड द मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ इज ओशन। सबसे ज्यादा जो कार्बन का रिजर्वायर है, जो कार्बन सबसे ज्यादा मिलती है, वो ओशंस में मिलती है। तो मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। जल्दी से बताओ अगर इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो। इफ यू हैव एनी डाउट, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड पिरामिड भी बना दिया है। सो इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए। इसके बाद जो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which of the following has the highest population of food chain? Producer, primary consumer, secondary consumer या decomposers? Decomposers बेटा ज्यादा होंगे। यहाँ पे decomposers में आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, फंजाई। ये क्या करते हैं? ये अपना एंजाइम की मदद से डेड एंड डिके मैटर को डिकम्पोज करते हैं और उनसे मिनरल्स निकाल के सॉइल में वापस से ऐड कर देते हैं। तो यानी प्लांट ने जो अपने टाइम पे जो मिनरल्स उठाए थे सॉइल से, मरने के बाद उसको वापस दे देते हैं बिकॉज ऑफ दीज डीकम्पोजर्स। तो आंसर होगा डीकम्पोजर्स। इट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड दे परफॉर्म द लार्जेस्ट, दे हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। मरे हुए प्लांट और एनिमल का जो पार्ट है उसको करते हैं ये डीकम्पोज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट? सो ये रहा आपका डीकम्पोजर्स। याद रखना डीकम्पोजर्स में आपके कुछ बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। जल्दी से बताइए इसमें किसी को कोई डाउट या नहीं, क्योंकि ये वन वर्ड है तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके बाद है द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक। ठीक है, तो लेक में अगर मैं बात करूं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, phytoplanktons are consumed by zooplankton and zooplankton are consumed by small fish.
ओके, सो यहाँ पे ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं या प्रोड्यूसर हैं। जूप्लैंक्टन क्या है आपका, कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर। और ये क्या रहा आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको हम प्राइमरी कार्निवोर भी बोल देते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 से बिलोंग करता है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 से, और ये ट्रॉफिक लेवल 3 से। तो आप इस फूड चेन में बड़े आराम से देख सकते हैं कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे क्या होंगे, जूप्लैंक्टन, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं एक्वेटिक फूड चेन में, जो फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन में, दोनों ही ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन द लेक। ट्रॉफिक लेवल क्या है, फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म की अपना एक पोजीशन होती है, एक प्लेस होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रॉफिक लेवल, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। जल्दी से देखें, यहां पे मैं दे रही हूं 5 सेकेंड आप लोगों को। आपको पता ही है जब भी कोई दिक्कत है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख डालने का। चलिए, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बेटा जैसे नाम की कोई चीज नहीं होती, दुनिया में सिर्फ एक ही वैरायटी के प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे plants, right? So plants are the only producer, they are called as a primary producer, there are no other producer in the food chain में कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, तो सेकेंड प्रोड्यूसर नाम की कोई चीज नहीं होती। गूगल में देखोगे तो बहुत ऐसे आंसर्स भी मिल जाएंगे, बट नो, प्लांट्स के अलावा, ऑटोट्रॉफ्स के अलावा हम किसी और को प्रोड्यूसर नहीं बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्लियरली हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी प्रोड्यूसर नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन? टोटल बेटा 100% है, उसमें से लेस देन, यहाँ पे तो 50% लिखा है, बट लेस देन 50% बनाती है पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि होती है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो प्लांट यूटिलाइज कर सकता है, एंड इसमें से ओनली 2 to 10% is कैप्चर्ड बाय प्लांट्स को अवेलेबल ये लेस देन 50% है, यानी ऑलमोस्ट 50% अवेलेबल है, लेकिन प्लांट को इतना लालच नहीं है, प्लांट उसमें से सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर करता है, राइट? सो अवेलेबल है लेस देन 50%, बट प्लांट ओनली कैप्चर्स 2 to 10%। लेकिन यहाँ पे यही पूछा है कि कितनी कैप्चर कर सकता है, कितनी अवेलेबल है, तो अवेलेबल कितनी है, 50%, लेस देन 50 है वैसे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे इतना सारा डिफरेंस दिया है। सबसे पहले बोला है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रीटस फूड चेन। बेटा ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट हमेशा प्रोड्यूसर से होती है और एनर्जी का सोर्स होता है सन, और ये फूड चेन जनरली हमारी क्या होती है, लार्ज होती है। जैसे यहाँ पे तो मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एंड दूसरा है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये मेन सोर्स होता है
एनर्जी फ्लो का, जबकि डेट्रीटस जो है वो हमेशा क्या होती है, उसकी जो एनर्जी है वो मरे हुए डेड डिके मैटर से मिलती है। यहाँ पे जो स्टार्ट होती है वो डेट्रीटस से स्टार्ट होती है और ये यूजुअली स्मॉलर होती है, एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, डेट्रीटस फूड चेन ज्यादातर हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या करता है, फूड एनर्जी फ्लो करवाता है, और ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो जनरली एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जब एनर्जी फ्लो हो रहा होता है, राइट। सो ग्रेजिंग फूड चेन, याद रखना ग्रेजिंग यानी यहाँ पे प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है और वहां पे गंदगी यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो सड़ा हुआ डेड पार्ट है, उससे स्टार्ट हो रही है। और जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो ज्यादातर मेन सोर्स है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, और ये है मेन सोर्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। ये था पहला डिफरेंस हमारा, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रीटस फूड चेन। यहां पे मैं 5 सेकेंड दे रही हूं। इसके बाद हम करेंगे प्रोडक्शन एंड डीकम्पोजिशन। चलिए 5 मोर सेकेंड्स यहाँ पे, चलो बोनस आपको मैंने सेकेंड्स दे दिया, कुछ टाइम दे दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट में जाते हैं प्रोडक्शन एंड डीकम्पोजिशन। प्रोडक्शन मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं उन्होंने कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है फोटोसिंथेसिस से। यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर्स कितने आसानी से कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एंड यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत होती है। डीकम्पोजिशन बड़े ऑर्गेनिक डेड मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करना, कन्वर्ट करना, उसको हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ये डीकम्पोजर्स की मदद से होती है और यहाँ पे सनलाइट ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डीकम्पोजिशन। प्रोडक्शन में ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है और डीकम्पोजिशन में वही ऑर्गेनिक मैटर टूट रहा है। तो बेसिकली दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है एक दूसरे से। चलिए जल्दी से यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 5 सेकंड, क्योंकि ये बहुत आसान है, तो इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे। Five more seconds. Five more second, everyone. चलिए नेक्स्ट है अपराइट पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट बेटा यहाँ पे अपराइट पिरामिड जो है वो आपका एनर्जी का है, इट इज ऑलवेज अपराइट। यहाँ पे क्या होता है, आपका बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है और इन्वर्टेड का जो बेस होगा वो नैरो होता है। ठीक है, याद रखना एनर्जी हमेशा हर लेवल पे डिक्रीज होती है, तो एनर्जी का जो पिरामिड है अपराइट पिरामिड हमेशा इस तरीके से दिखेगा और इन्वर्टेड पिरामिड कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ बायोमास
number and biomass of organism in the producer level of an ecosystem is the highest which keeps on decreasing at each trophic level. यहाँ पे जो चीज़ हर लेवल पे चीज़ें डिक्रीज हो रही है, जबकि यहाँ पे हर लेवल पे चीज़ें इंक्रीज हो रही है. याद रखो, इसमें हर लेवल पे चीज़ें डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे हर लेवल पे चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड. यहाँ पे ये डिफरेंस है, अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड. राइट बहुत आसान चीज है कि यहाँ पे वैल्यू हर उसमें डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमें अपराइट पिरामिड मिल रहा है. यहाँ पे हर लेवल पे डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमें इन्वर्टेड पिरामिड मिल रहा है. चलिए फटाफट से यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 सेकेंड. पहले तो एक चीज बताइए, हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं, बस एक चैप्टर रहता है, तो आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? आना ही चाहिए वैसे तो. लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट है फूड चेन एंड फूड वेब. फूड चेन बेटा यहाँ पे एक सिंगल पाथवे है एंड यहाँ पे एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है, जबकि फूड वेब बहुत सारी फूड चेन जब मिल जाती हैं तो वो फूड वेब, वेब मतलब क्या होता है? जाला, राइट. और यहाँ पे एक इंडिविजुअल एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल क्या कर सकता है? ऑक्यूपाई कर सकता है. जैसे स्पैरो है, स्पैरो जब सीड्स पे फीड करती है, बीज पे फीड करती है तो हर्बीवोर है. जब वो कीड़ों को खाती है तो वो क्या हो गई? कार्निवोर हो गई. तो स्पैरो को डिपेंड करता है कि इसको कौन सा खाना मिल रहा है, तो कभी वो हर्बीवोर हो जाती है, कभी कार्निवोर हो जाती है, राइट. फूड चेन जो है यहाँ पे आपका ये डिफरेंस है बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. फूड चेन इट डज नॉट प्रोवाइड, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड. यानी अगर एक खाना, एक प्रकार का खाना खत्म हो गया तो दूसरे सोर्स कहाँ से मिलेगा? क्योंकि फूड वेब तो एक चेन है, एक लाइन है. जबकि फूड वेब, जैसा कि मैंने बताया कि स्पैरो के को बीज नहीं मिल रहा है तो कीड़े भी खा सकते हैं. सो इट डज प्रोवाइड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, राइट. यहाँ पे जो फूड वेब है वो क्या कर रही है? वो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड आपका पता लगा रही है. तो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड, जल्दी से देखिए इसको. अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताइए. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, राइट. फूड चेन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड नहीं देता है, जबकि फूड वेब में अगर एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा करे. जैसे हम है, राइट, हम एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं. ह्यूमंस कैन ईट प्लांट्स एंड ह्यूमन कैन ऑल्सो ईट एनिमल्स. हम हर्बीवोर भी हो सकते हैं, हम कार्निवोर भी हो सकते हैं. बेसिकली हम ओमनीवोर्स होते हैं. चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है लिटर एंड डिट्रीटस. बेटा लिटर कोई भी गंदगी, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी प्लास्टिक, प्लास्टिक सब, और प्लांट, एनिमल और प्लास्टिक, जो भी चीज़ है, जो भी गंदगी है उसको लिटर बोलते हैं. इट कंटेन ऑल काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. जबकि डेट्रीटस सिर्फ डेड प्लांट और एनिमल को बोला जाता है, जो भी उनका डेड पार्ट होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, राइट, जो डिकम्पोज हो सकता है नेचुरल वेस्ट से, माइक्रोब्स के थ्रू, उनको हम डेट्रीटस बोलते हैं. चलिए जल्दी से देखिए, बहुत ही जनरल बेसिक सा क्वेश्चन था, राइट, जनरल नॉलेज वाला, सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. चलिए नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. बेटा प्लांट के थ्रू जो खाना बनता है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्लांट को खाकर एनिमल जब अपना प्रोडक्ट बना रहा है, अपना मांस बना रहा है, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, यहाँ पे ये हर्बीवोरी से होता है, यानी खाया उसको और उसकी एनर्जी से, उसके खाने से अपना मांस बनाया, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. तो प्राइमरी में प्लांट खाना बना रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो एनिमल ने प्लांट को खाया, उससे जो मांस बनाया, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. चलिए बहुत इजी ये क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. चलिए बहुत बढ़िया, 5 सेकेंड दे रही हो यहाँ पे.
जब भी तुम्हें डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेक श्योर उसको टेबल में लिखो, ज्यादा पॉइंट होता मिलते हैं, ज्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि टीचर्स को भी देखने में अच्छा लगता है कि भाई अलग अलग लिखा है, बड़े आराम से वो उसको पढ़ सकते हैं, खिचड़ी नहीं पकानी है। यहाँ पे है बायोटेक एंड आपको इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स लिखने हैं। आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है, जहां भी जिस भी रीजन में बायोटेक और ए बायोटेक फैक्टर यानी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। हमारा पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, कोरल रीफ्स हो गए, हमारा खेत हो गए, एक्वेरियम हो गया, सब इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटेक एंड ए बायोटेक। बायोटेक में लिविंग कंपोनेंट्स को कंसिडर किया जाता है, एंड यहाँ पे आपके प्रोड्यूसर्स आ गए, कंज्यूमर्स आ गए, डीकम्पोजर्स आ गए। प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पे डिपेंडेंट होते हैं, और डीकम्पोजर्स मरे हुए पार्ट को क्या करते हैं, डीकम्पोज करके उनसे सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स निकाल के खुद थोड़ा बहुत लेते हैं और खुद बाकी सब सॉइल में मिला देते हैं वापस से। तो यानी प्लांट ने जो एक तरीके से लोन पे मिनरल्स लिए थे और मरने के बाद उसी मिट्टी को वो मिनरल्स क्या कर दिए, वापस कर दिए। ए बायोटिक फैक्टर्स में आपके जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब क्या हैं, आपके ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो इकोसिस्टम में दो टाइप के कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, बायोटेक एंड ए बायोटेक। जल्दी से यहाँ पे मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा सा ये पैराग्राफ है। 10 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं, पढ़िए। किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी वर्ड में डाउट होता है तो कमेंट में लिखिए। आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं, कोशिश की जाती है कि उनका आपको सॉल्यूशन बताया जाए। तो जल्दी से सभी बच्चे 10 सेकेंड्स। चलिए 5 मोर सेकेंड्स, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मोर सेकेंड्स एवरीवन। होमवर्क के लिए बहुत बढ़िया से मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स भी साथ साथ लिख के दिए हैं। एक बार पहले आप उनके आंसर्स लिखेंगे, इसके बाद आप उससे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो साथ साथ मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, और एग्जाम्पल्स दीजिए। नंबर और बायोमास का जो पिरामिड होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, जैसे कितने इंडिविजुअल हर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है, उनका बायोमास क्या है, उनका वजन क्या है, और कितनी एनर्जी उनको मिल रही है, इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं हमारे सिलेबस में जो है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो आपको सिर्फ यही पूछा है, नंबर और बायोमास पूछा है, तो आपको इस क्वेश्चन में इसी को डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पिरामिड ऑफ नंबर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपको हर ट्रॉफिक लेवल में दिख रहे हैं। ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो एक अपराइट पिरामिड का है, जिसका बेस ब्रॉड है और ऊपर जाके नैरो हो रहा है। ये आपका ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, और ये ट्रॉफिक लेवल 4 है। हर ट्रॉफिक लेवल में नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे पिरामिड को अपराइट बोलते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास यानी कितना वजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4। यहाँ पे भी ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये अपराइट दिया है, जो हर लेवल पे बायोमास जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। सो पिरामिड ऑफ बायोमास इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल पे कितना अमाउंट है उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, उसको बोला जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास। चलिए तो ये है इकोलॉजिकल पिरामिड, 2 टाइप के। तीसरा तो एनर्जी है, वो तो हमेशा अपराइट होता है, याद रखना।
हर लेवल पे एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है, तो एनर्जी का पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, जबकि नंबर और बायोमास का हो सकता है, लेकिन एनर्जी का पिरामिड कैन नेवर एवर बी इन्वर्टेड, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 10 सेकेंड, पढ़िए इसको। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो। तो आपको टाइम दिया जा रहा है यहाँ, बहुत बढ़िया सा टाइम। एक एक अगर मैं बोलती हूँ पढ़ने के लिए तो एक एक शब्द, एक एक स्टेटमेंट सब पढ़ना है। चलिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है पहले ही बता चुकी हूँ। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट्स अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के थ्रू पर यूनिट एरिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बना है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इन्होंने पूछा है कौन से फैक्टर्स है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। बेटा लाइट कर सकती है, कितनी लाइट अवेलेबल है, क्या टेम्परेचर है, पानी कितना अवेलेबल है, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल, स्नोफॉल। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, और प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, कि प्लांट कितना प्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट कितना खाना बनाएगा। चलिए 5 सेकेंड्स या 5 सेकेंड से ज्यादा यहाँ नहीं मिलेंगे, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। सो यू विल हैव ओनली 5 सेकेंड्स हियर। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या पूछा जाता है और कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन क्या होती है, पहले ही बताया था। डेड एंड डिके मैटर को डिकम्पोज किया जाता है एंजाइम्स के थ्रू, और उनसे मिनरल्स निकाले जाते हैं और सॉइल में वापस से ऐड किए जाते हैं, उसको हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। Decomposition is the process that involves the breakdown of complex organic matter from the body of dead plant and animal with the help of decomposers into inorganic ones such as carbon dioxide, water and other nutrients. यानी उनके बॉडी को, उनकी डेड बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है और उससे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकाल के वापस से ऐड कर दिए जाते हैं हमारी मिट्टी में। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सबसे पहला तो कि सपोज एक डेड पार्ट है प्लांट और एनिमल का, वो बहुत बड़ा है, बैक्टीरिया और फंगस उस पर काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए रेस्क्यू के लिए आते हैं अर्थवॉर्म्स जैसे डेट्रीवोर्स। वो क्या करते हैं, उस बड़े से ऑर्गेनिक मैटर को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इट्स द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ डिट्रीटस into small pieces by the action of detrivores such as earthworm. earthworm की मदद से उस बड़े से ऑर्गेनिक मैटर को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जाकि बैक्टीरिया और फंजा उस पर ढंग से काम कर सके। इसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़े जो हुए हैं उसमें अगर कोई वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है तो वो सॉइल के नीचे जाके सॉल्ट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर कोई वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होगा तो वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा सॉल्ट की फॉर्म में। अदरवाइज कैटाबॉलिज्म होगा, फिर आएंगे बैक्टीरिया और फंजाई जो अब अपना काम करेंगे। तो मेन हीरो आए, तो अर्थवॉर्म तो एक बेसिकली केमियो में आया था कि उसने हेल्प की और फिर चला गया। इसके बाद आए बैक्टीरिया और फंजाई जिन्होंने बोला अब हमारा काम शुरू होगा, अब हम क्या करते हैं, अपने एंजाइम से इस डेट्रीटस को, डेट्रीटस मतलब गंदगी जो है, डेड पार्ट जो है, इसको हम इससे सारे मिनरल्स निकाल देते हैं डिकम्पोज करके। तो डिकम्पोजिशन के टाइम पर एक डार्क कलर का कंपाउंड बनता है जिसको ह्यूमस बोला जाता है, और उसके प्रोसेस को बनने को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन के टाइम पर सारे न्यूट्रिएंट्स
उस डेड पार्ट से निकल के सॉइल में, मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लाइन बाय लाइन बहुत बढ़िया से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसा ही लिखना है। दीज आर द स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। पहले वो बड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, उन छोटे टुकड़ों में से अगर कोई सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट है तो वो सॉइल में नीचे जाके सॉल्ट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। बचे हुए डेट्रीटस जो छोटे छोटे टुकड़े हुए, फिर आते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, उसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन के टाइम पर एक डार्क कलर का कंपाउंड बनता है ह्यूमस, और फिर फर्दर उस ह्यूमस की डिकम्पोजिशन होती है और उससे निकलते हैं न्यूट्रिएंट्स जो वापस से मिट्टी में जाके मिल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। जल्दी से यहाँ पे मैं आपको देती हूँ 10 सेकेंड, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे 10 सेकेंड दे रही हूँ, एक एक शब्द यहाँ पे पढ़ना है। चलो 5 सेकेंड। चलिए इसके बाद आता है एनर्जी फ्लो पे कुछ थोड़े से किस्से लिख दीजिए, कुछ लाइंस लिख दीजिए, जो लिख लेते हैं। सो सनलाइट जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्सेप्ट वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत डेप्थ में रहते हैं, स्पेशली पानी में। सो एक्सेप्ट फॉर द डीप हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। आउट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन लेस देन 50% प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है, जिसमें से प्लांट सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर करता है। प्लांट उसमें से सिर्फ 2 से 10% ही क्या करता है, कैप्चर करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट फ्लोज थ्रू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट ने खाना बनाया तो प्लांट को हर्बीवोर खाते हैं, वो एनर्जी उनमें जाएगी 10%, फिर हर्बीवोर को कार्निवोर्स खाएंगे तो 10% एनर्जी आगे जाएगी। एंड देयर इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं है कि एनर्जी उल्टी चल रही है, ऐसा नहीं है कि प्लांट एनर्जी वापस दे देगा सन को कि भाई आप वापस ले लो मेरा तो काम हो गया, नहीं। और ऐसा नहीं है कि हर्बीवोर्स प्लांट को एनर्जी वापस दे देंगे, नहीं। एक बार एनर्जी आगे चली गई तो चली गई, वो वापस नहीं दी जाती, वो वापस नहीं दी जाती। So this is an account of energy flow in an ecosystem. इस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। 5 सेकेंड दे रही हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है राइट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल वो होती है जिसमें न्यूट्रिशन आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आपका रॉक में बंद होता है, अर्थ सरफेस में होता है, ना कि पानी या फिर एटमॉस्फेयर में, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेडिमेंट्री साइकिल आर द हैव द रिजर्वायर इन द अर्थ क्रस्ट, या रॉक्स में होता है, चट्टानों में होता है। सो न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ,
लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आपको अर्थ सरफेस में मिलते हैं. एंड सेडिमेंट्री साइकिल आर वेरी स्लो, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट देयर सर्कुलेशन, दे आर considered as less perfect cycle. This is because during recycling nutrients may get locked in the reservoir pool. जहाँ पे गए वहीं पे थोड़े टाइम के लिए क्या, बहुत टाइम के लिए वो लॉक हो जाते हैं, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू कार्बन जो एटमॉस्फेरिक आपकी साइकिल है, गैसियस साइकिल है. thereby taking a very long time to come out. Continue circulation, they are usually go out of circulation for a long टाइम, उनको टाइम लगता है, बहुत स्लो होती हैं. राइट, ये जो टॉपिक है ये डिलीट हो गया है, तो बस जनरल नॉलेज की तरह पढ़ लो, क्योंकि अब ये टॉपिक नहीं है. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम दोनों के उससे क्या हो गया, ये हट गया है. तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं. इसके बाद है आपका सेलिएंट फीचर ऑफ कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल देखो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो एज अ जनरल नॉलेज पढ़ लो. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से जो रिमूव होती है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से होती है, और वापस कैसे आती है वो भी देखते हैं. द कार्बन साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट गैसियस साइकिल, क्योंकि उसका जो मेन कार्बन आपको एटमॉस्फेयर में मिलती है या पानी में मिलेगी. विच हैज इट्स रिजर्वर पूल इन द एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन कार्बन. बेटा हर किसी के पास कार्बन होता है, चाहे डीएनए हो, आरएनए हो, सेल का कोई भी पार्ट हो, स्पेशली कार्बन से ही बना होता है. ऑल ऑर्गेनिक मैटर आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन. ऑल बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, सबको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जहां पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके शुगर बनाते हैं. नाउ इट इज नेसेसरी टू रिसाइकल द एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में वापस कैसे जाती है देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं बाहर, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने के लिए. द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. डिकम्पोजिशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. जब हम फ्यूल को जलाते हैं, राइट, डिफॉरेस्टेशन, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, अदर आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इन सब से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है. फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और इन सब चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. राइट, चलिए ये है कुछ सेलिएंट फीचर कार्बन साइक्लिंग इन एन इकोसिस्टम. ये आपके अब सिलेबस में नहीं है, ये वाला टॉपिक हट गया है. ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, मैंने इसके आंसर इसके नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हैं, तो पहले आप खुद से लिखेंगे, उसके बाद मैच कर लेना. आंसर लिखे हुए हैं मैंने. पहला है कोरल रीफ कैन बी रिगार्डेड एज अ इकोसिस्टम. कोरल रीफ जो हमें पानी में मिलती है वो इकोसिस्टम, हम उसको इकोसिस्टम की तरह रखते हैं. इसके 2 रीजन बताने हैं. और इन्होंने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दी है और जीपीपी दिया, आपको रेस्पिरेटरी लॉस निकालना है. आंसर मैंने दूसरी स्लाइड में दिया हुआ है, तो पहले आप बिना चीटिंग के आंसर्स लिखेंगे और उसके बाद मुझे बताएंगे. चलिए इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक फूड चेन दी है और 2 क्वेश्चन दिए, वैसे मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आपको ये होमवर्क के लिए आंसर्स वैसे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो डोंट वरी. पहले कोशिश कीजिए कि आप बिना आंसर देखे इसका आंसर कर पाए. राइट, चलिए तो ये होमवर्क के लिए आपके लिए बढ़िया से यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो मेक श्योर बिना चीटिंग के करें, क्योंकि वो आपके लिए ही फायदेमंद है अगर बिना चीटिंग के करेंगे तो. चलिए नोट्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे. तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा. एक आखिरी चैप्टर रह गया विच इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसको हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर एवरीवन.